हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कल का क्विकली रिविजन करेंगे हम लोग। पुडुचेरी दोस्तों अभी हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। इसे केंद्र सरकार ने जारी किया है। और राजस्थान राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से प्रत्येक गरीब परिवारों को 12 एलपीजी सिलेंडर प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे, वो भी 500 रुपए प्रति सिलेंडर की रेट से। प्रो कबड्डी लीग एक बार फिर से पिंक पैंथर्स ने जीत लिया है। जयपुर पिंक पैंथर्स, ये अभिषेक बच्चन वाली टीम है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फॉरेस्टा लॉन्च किए हैं। और पीवी अय्यर के द्वारा अभी एक पुस्तक लिखी गई, फिट एट एनी एज। ये पीवी अय्यर रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। अभी हाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च किया है। और गेल इंडिया ने एलएनजी वाहन के लिए जापान की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। स्मार्ट सिटीज मिशन, ये डिजिटल इंडिया अवार्ड में टॉप मिशन का अवार्ड जीती हुई है। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड इसे मिला है। अभी हाल ही में करीम बेंजेमा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये फ्रांस के स्टार फुटबॉलर थे। और हवाई द्वीप की अंतिम राजकुमारी अबीगैल कवानाकोवा का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है। और इन्हीं की याद में हम लोग पूरे देश भर में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है द मैन हु नो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ये अच्छे तरीके से डिफाइन किए थे। फिलहाल तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर मनाते हैं हम लोग। इनका जन्म हुआ था दोस्तों तमिलनाडु के इरोड में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था 1887 में। 1920 में इनका निधन हो गया था, बहुत ही कम उम्र में। लेकिन बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल थ्योरीज वगैरह दी, जैसे नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस, इन्फिनिटी सीरीज, ठीक है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ये सभी इन्होंने दिया, अपना कॉन्सेप्ट, अपनी थ्योरी दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के समय 26 फरवरी 2012 को अनाउंस किया गया कि अब से 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस, क्योंकि इस दिन होती है इनकी जयंती। क्लियर है बिल्कुल। अब दिसंबर महीने का इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है आपके सामने। पास करके वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज कर डालो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किसे यूनेस्को धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है भारत के 3 और क्षेत्र। कौन कौन? गुजरात का जो सूर्य मंदिर है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुजरात के सूर्य मंदिर की बात की जा रही है। वडनगर शहर, इसके अलावा रॉक कट मूर्तियां उनाकोटी की जो कि त्रिपुरा में है, इन तीनों को शामिल किया गया है। ये अस्थायी सूची में शामिल हुई हैं। पूरा डिटेल में समझाते हैं, टेंशन मत लो। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोढेरा टेम्पल एंड वडनगर मेक इट टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। अब ये टेंटेटिव लिस्ट में अभी शामिल की गई है 3 क्षेत्र को। किसे किसे? वडनगर शहर जो गुजरात का है, और गुजरात के मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है उसे। ठीक है ना, आप कमेंट करके बताओ। एक और सूर्य मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। वो कहां पर है कमेंट करके बताइएगा। ब्लैक पैगोडा भी इसे कहा जाता है। फिलहाल तो गुजरात का ये सूर्य मंदिर मोढेरा वाला, और रॉक कट की मूर्तियां उनाकोटी की जो कि त्रिपुरा में है, इन तीनों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में या कहें अस्थायी सूची में कितने हैं भारतीय मॉन्यूमेंट है? तो 40 हैं। 40 ऐसे हैं जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। अब ये 40 में 32 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है। थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल में आप जाओगे तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारत में जो 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उसमें कितनी सांस्कृतिक हैं, कितनी कल्चरल है, और कितनी प्राकृतिक है। सांस्कृतिक बोले तो जो लोग कल्चर को देखते हुए निर्माण किए, और प्राकृतिक बोले तो जो नेचुरली था ही पहले से, और एक ऐसा जो मिश्रित है संपत्ति। तो टोटल ऐसे इस प्रकार से अपने पास 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें आपको पता है कि 39वां और 40वां रामप्पा मंदिर और धौलावीरा बना था। ठीक है ना,
यूनेस्को के बारे में अगर बात करेंगे तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में 16 नवंबर को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय ने अभी एक आंकड़ा जारी किया। देखिए एक्चुअली में ना अभी राज्यसभा में चल रहा है, राज्यसभा में अभी बैठक चल रही है, मतलब कि संसद का सत्र चल रहा है। तो फिर बहुत सारे डाटा निकल करके आते हैं, क्योंकि जो विपक्ष होते हैं वो सवाल करते हैं, उसके बाद उनके जवाब में जो पक्ष वाले होते हैं, जो मंत्री होते हैं या फिर जो सरकार होती है वो जवाब देती है, जवाब के साथ साथ डाटा देती है। ठीक है, तो वो डाटा जो होता है वो निकल करके आता है, तो उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर अब आपको कुछ दिनों तक लगातार कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। मैं आपको एक एक दिन एक एक डाटा आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना, जो जो भी निकल करके सामने आएगा। यहाँ पर देखो एक डाटा निकल करके आया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह है, यानी कि जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ये अभी हाल ही में 25.90% की वृद्धि दर्ज किया हुआ है इस बार वाली वित्तीय वर्ष में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियाज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्टैंड एट 13,63,649 करोड़, यानी 13,63,000 करोड़ के आसपास में, जो कि रिकॉर्ड 25.9% की ग्रोथ है। तो ये टैक्स कलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट वो भी, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हुए हैं। अच्छा, 2022-23 में ये आया हुआ है, ये तो सकल वाला है यानी ग्रॉस है। अगर नेट डायरेक्ट कलेक्शन देखा जाए कितना हुआ है, तो वो 19.81% की वृद्धि उसमें दर्ज हुई है, जो कि 11,35,000 करोड़ के आसपास में है। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण देवी जी और वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। इनका भी नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर सबमरीन आईएनएस अर्नाला लॉन्च किया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में चेन्नई में आईएनएस अर्नाला लॉन्च किया है। ये भारतीय द्वारा बनाया गया या कहें कि स्वदेशी रूप से निर्मित है ये। यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिजिनियसली बिल्ड यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस अर्नाला, ये बे ऑफ बंगाल में अभी शामिल किया गया है। बे ऑफ बंगाल में चेन्नई के पास, चेन्नई के कट्टुपल्ली में ये शामिल किया गया है या कहें कि कमीशन किया गया है। इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने, GRSE ने। तो ये देश की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन कॉर्वेट है, आईएनएस अर्नाला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। GRSE जो है ना, ये ऐसे 8 एंटी सबमरीन कॉर्वेट बना रही है भारत के लिए, और इनमें से ये पहला जो है ये शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये देश की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित होगी। इसे साइलेंट हंटर्स भी कहा जाता है। ये भारतीय नौसेना को जैसे जैसे सौंपी जाएगी वैसे वैसे भारतीय नौसेना और ज्यादा ताकतवर होती जाएगी, खास करके तटीय सीमाओं पर या कहें कोस्टल बॉर्डर पर। क्लियर। अब ये काम क्या करेगा? एंटी सबमरीन है, तो जो सबमरीन होती हैं, सबमरीन बोल तो जो पनडुब्बियां होती हैं, उनको एंटी करने के लिए यानी कि उनको पता लगा करके डिस्ट्रॉय करने के लिए ये काम करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो अभी हाल ही में देखिए एक और रिपोर्ट जारी हुई, ये उसी संसद की बैठक में हुई, कि प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में टॉप पर रहा है मेघालय। ठीक है ना, यानी मेघालय में जो प्रति परिवार है, प्रति किसी परिवार है, उसकी औसत मासिक आय सबसे ज्यादा है भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, मेघालय हैज द मोस्ट एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। आर्टिकल मैं इसलिए दिखाता हूं जिससे आपको ये श्योरिटी हो जाए कि ये जो क्वेश्चन, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है मेरे द्वारा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और रियल है। ठीक है, और करेक्ट डाटा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपके अंदर 100% श्योरिटी और कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये चीजें दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेघालय में प्रति कृषि परिवार मासिक आय जो है वो 29,348 रुपए है, और ये भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा है प्रति ऑन एन एवरेज, प्रति जो कृषि परिवार है उनकी मासिक आय। दूसरे स्थान पर पंजाब है जहां पर 26,701 रुपए है। तीसरे पर है हरियाणा जहां पर प्रति कृषि परिवार मासिक आय जो है 22,841 रुपए है। ये अभी राज्यसभा में जो चल रहा है सत्र, उसके दौरान कृषि एवं किसान कल्याण के जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उन्होंने ये डाटा सामने रखा है लोगों की। अब मेघालय आया है, मेघालय के बारे में बात करेंगे। मेघालय आप देखोगे इंडिया के मैप में तो यहां पर है मेघालय, ये रहा मेघालय।
अपना बॉर्डर ये शेयर करता है असम से, ठीक है। भारत में अगर देखा जाए तो केवल असम से, और इधर ये बांग्लादेश से शेयर करता है अपना बॉर्डर। यहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा, और एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है किसे, बीडी मिश्रा को, गवर्नर का। यहाँ पर झीलों की बात करें तो उमियम झील है, ठीक है। लोक नृत्य वांगला मनाया जाता है, नोकरुक नेशनल पार्क है, सिजु पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके अलावा राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ, पहाड़ी मैना यहाँ की राजकीय पक्षी है जो कि पूछी गई है एग्जाम में। इसके अलावा लेडी चप्पल ऑर्किड जो है ये यहाँ का राजकीय पुष्प है। जिलों की संख्या 11 है, विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वाइज, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों रंजीत बी रॉय ने और अरिता बनर्जी ने। ये दोनों ने मिलकर के इसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ए बुक टाइटल द इंडियन नेवी एट 75 बाय कॉमरेड रंजीत राय, ये आर का मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, और अरित्रा बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर के इसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पुस्तक बेसिकली ये बताती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, उस दौरान पर जब ब्रिटिश सेना के साथ अपनी इंडियन नेवी लड़ रही थी, रॉयल इंडियन नेवी हुआ करती थी, तो उस टाइम उसकी वीरता वगैरह के बारे में इस बुक में बताया गया है, जो कि बाद में छिपा दिया गया, मतलब क्योंकि वो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारतीय नौसेना की वाहवाही हो, ठीक है। तो ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा ये नजरअंदाज कर दिया गया, तो वो चीजें अब यहाँ पर बताई गई। फिलहाल पिछले दिनों में जो बुक्स आई हैं उनका रिवीजन एक बार फिर से हम लोग आज करेंगे। विक्रम संपत ने लिखी है ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत। मानसी गुलाटी की पुस्तक आई है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। मिशेल ओबामा की पुस्तक आई है द लाइट वी कैरी। राखी कपूर की पुस्तक आई नाउ यू ब्रीथ। और एयर मार्शल पीवी अय्यर की पुस्तक आई फिट एट एनी एज। और अभी रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी ने द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वॉइस लिखा है। अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2023 में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी दोस्तों भारत करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो भारत है ही नहीं, तो जब भारत नहीं है, मतलब अगर देशों का नाम दिया गया है ऑप्शन में, तब तो आपको भारत लगाना है। अगर देश में भी पूछा जाए कहां पर, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आयोजित होगा 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, ठीक है। कब से कब तक? 28 मार्च से ये 2 अप्रैल तक चलेगा नई दिल्ली में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है। अब देखो, भारत इसकी मेजबानी 2023 में कर रहा है, और किसकी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों पुरुषों का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है ना, ये भी तो इंडिया में ही होगा इस बार, ठीक है। ये भी इंडिया में ही होगा। इसके अलावा जो पुरुषों का हॉकी विश्व कप होगा, हॉकी विश्व कप, ये भी तो इंडिया में ही होगा। ये तो चलो खेल की बात रही। एससीओ समिट, ये भी भारत में ही होने वाली है इस बार, ठीक है, 2023 में। और जी20 समिट, जो कि सबसे बड़ी है समिट, इसकी भी मेजबानी भारत ही करेगा इस बार, ठीक है। मतलब भारत पा ही गया है 1 दिसंबर से, तो ये सब चीजें भारत में आयोजित होंगी। और अभी आपको पता होगा ब्लाइंड क्रिकेटर्स का हुआ था T20 वर्ल्ड कप, इसको भारत ने तीसरी बार लगातार जीत लिया है। युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर इसके बनाए गए थे, ठीक है। तो ये भी भारत में आयोजित किया गया। वैसे इस बार अंडर 17 का फीफा विमेन वर्ल्ड कप भी हम लोगों ने होस्ट किया, और उसको जीता किसने? स्पेन ने जीत लिया। ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय या कहें इन्फेंट्री म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? देखिए एक्चुअली में उद्घाटन तो इसका बहुत पहले हो गया था, या कहें आम जनता के लिए कब खोला गया तो ज्यादा सही होगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का जो पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है, ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जो कि बनाया गया था महू मध्य प्रदेश में। महू पड़ता है इंदौर में। इंदौर तो आप जानते हो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में ये इन्फेंट्री म्यूजियम खोला गया है, जो कि भारत का पहला है, और दुनिया में इस प्रकार का ये दूसरा है, ठीक है ना। दुनिया का दूसरा और भारत का पहला है। तो महू में ये दिसंबर 16 से इस प्रकार से इसे कहें कि आम जनता के लिए इनॉग्रेट कर दिया गया है, खोल दिया गया है। 2007 से ये बनना शुरू हुआ था म्यूजियम, 2017 में बन करके तैयार हो गया 10 साल में, और तब केवल सेना के लिए खोला गया था, और अब 5 साल बाद ये आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। क्लियर है? इन्फेंट्री म्यूजियम होगा। यहाँ पर इन्फेंट्री से जुड़ी सारी चीजें लिखी रहेंगी, भारत की आजादी से लेकर के आज तक जो भी रहा भारत का संघर्ष, या भारत का इन्फेंट्री से रिलेटेड जो भी चीजें रही, वो इसमें
रहेंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लो। मध्य प्रदेश आप देखोगे यहाँ पर है, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ तो यहीं से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? ये 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद 15 नवंबर को झारखंड अलग हो गया बिहार से। फिलहाल ये मध्य प्रदेश की बात है। भोपाल इसकी कैपिटल है। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो भोजताल झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्य सागर झील भी पूछी जाती है। और नेशनल पार्क तो बहुत ज्यादा है, मतलब नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा है, और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। और अभी कुनो नेशनल पार्क पर मैं आपका फोकस करना चाहूंगा। कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पर खास बात ये हुआ कि कुनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए। चीते कहाँ से लाए गए? नमीबिया से लाए गए। ठीक है, कितने लाए गए? 8 चीते लाए गए। ठीक है, कब? 17 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने बर्थडे के दिन देश को सौंपा इसे। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। बाकी पन्ना, पेंच, कान्हा, किसली, ये सभी वन विहार यहाँ पर है। यहाँ पर जिलों की संख्या 52 पर है। विधानसभा में सीटें 230 हैं। लोकसभा में 29 सीटें यहाँ से जाती हैं और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं मध्य प्रदेश से। राजकीय पशु है दलदली हिरण, और दूधराज राजकीय पक्षी होता है यहाँ का। क्लियर दोस्तों? एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस आपने अभी कल रिजल्ट देखा होगा। देखो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। आज इसकी जगह मैं वही लगाने वाला था आप लोग का कमेंट, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेसन। ठीक है, जितने लोग भी ग्रुप डी में सिलेक्शन पाए हुए हो। और आज मैं दिन में कोशिश करूंगा कि जितने भी आप लोग के आए हुए हैं जो कमेंट की, जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया, उनकी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक उसमें नहीं आ पाता और प्लस उतना टाइम भी नहीं बच पाया था पीपीटी बनते समय। तो मैं आज दिन भर में आप लोग का अच्छे से इसमें शामिल कर दूंगा। जितने जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हो आप लोग अपना भेजते जाओ। और काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, बहुत खुशी होती है ये जान करके जब सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को या बाकी लोग को इंस्पायर करने के लिए इनका कुछ आपको बताऊं भी। ठीक है, स्टोरी वगैरह भी। तो ये सब पर काम चल रहा है फिलहाल, जो भी होगा आगे बताया जाएगा। सीएचएसएल और एमटीएस में भी आप अगर इसी तरीके का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर में परेशान हैं तो आप हमारी ये बुक ले सकते हैं। ये ऑफलाइन बुक आप अपने घर तक मंगवा सकते हो। अमेजन पर अभी के लिए अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार शुक्ला जी। दिनेश कुमार शुक्ला ये अब AERB के नए चेयरपर्सन होंगे। AERB बोले तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 3 ईयर के लिए नियुक्त किए गए हैं, या फिर और भी अगर कोई गवर्नमेंट आर्डर आ जाता है तो उससे पहले भी ये जा सकते हैं। तो इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। एटॉमिक एनर्जी का रेगुलेटरी बोर्ड है ये, मतलब एटॉमिक एनर्जी को कैसे रेगुलेशन में रखना है, कैसे किसी गलत हाथों में न जाए, भारत में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रोग्राम होंगे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, सारा कुछ का कंट्रोल यही बॉडी करती है। ठीक, अगला, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितनी नई परियोजनाओं की घोषणा करी है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने अभी 3 नई परियोजनाओं की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल भी है। तो इन्होंने 3 न्यू जो स्कीम की हुई है वो कौन कौन सी हैं? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का विकास है जिसमें, आकांक्षी टाउन है, और आकांक्षी पंचायत का समग्र विकास है। ये 3 नई परियोजनाओं के थ्रू ये अगले 5 वर्षों में लक्ष्य बनाए हैं कि जम्मू कश्मीर का जो प्रोडक्शन है इसको डबल किया जा सके, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को टिकाऊ और फाइनेंशियली मजबूत किया जा सके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ाया जा सके और इसको नए एक विकास पथ पर लाया जा सके। तो यहाँ सबको देखते हुए 36,700 करोड़ रुपए का कृषि उत्पादन, 28,142 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर के 65,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष हो जाएगा अगले 5 वर्षों में, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि टोटल जो ग्रोथ रेट होगी वो 11% की वृद्धि दर्ज करेगी। ये सब जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आप जानते हो कि आज के टाइम पर एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। हालांकि यहाँ पर भी विधानसभा है। विधानसभा भारत के 3 यूनियन टेरिटरी में है। कहाँ कहाँ?
दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। विधानसभा होने का मतलब वहां पर मुख्यमंत्री भी होंगे, बशर्ते जब चुनाव होगा तब। अभी दिल्ली पुडुचेरी में तो है, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अभी चुनाव नहीं हुआ है, अभी वहां पर केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। क्लियर है ना? बिल्कुल। ये तो थी आज की टॉप 10 करंट अफेयर। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं ये भी बता दीजिएगा। कल मैंने आपसे पूछा था कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी नियुक्त किए गए। कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं कौन? अश्वनी वैष्णव जी। ठीक है ना? चलिए, तो अब इसकी क्विज भी जाकर के आप सॉल्व कर लेंगे एमजेटी ऐप से। आज आपको क्या बताना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से हुई और कहां से हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर में गंध का पता लगाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ओके, क्विज जरूर सॉल्व करना। इसकी पीडीएफ भी यहीं पर मिल जाएगी, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम पर वन लाइनर मिल जाएगा, तो वन लाइनर भी रिवाइज कर लेना अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, और फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।